Good evening, student. Myself Rashmi Sarma, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट्स एंड साइंस पीजी कॉलेज बेमेतरा छत्तीसगढ़। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फॉसिल या फिर जीवाश्मों के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम ये देखते हैं कि फॉसिल क्या होते हैं। ठीक है, फॉसिल एक लैटिन शब्द फॉसिल एक लैटिन शब्द फॉडर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू डिग या फिर खोदना। ठीक है, मतलब प्राचीन काल में पाए जाने वाली जो अवशेष होते हैं उनको खोद कर निकालना ही क्या कहलाता है, फॉसिल या फिर जीवाश्म कहलाता है। ठीक है, तो आज हम मेनली इनके टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ फॉसिल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है इम्प्रेशन या फिर मुद्राश्म, कंप्रेशन संपीड़न, जीवाश्म इंक्रस्टेशन, परपटाश्म, पेट्रिफिकेशन, अश्मीभूताश्म, ममीफाइड प्लांट्स, ममीकृत पादप, कोल बॉल्स, अंबर या फिर शूडो फॉसिल कूट जीवाश्म। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इम्प्रेशन फॉसिल। इम्प्रेशन फॉसिल होते क्या चीज़ है, तो पौधे के कुछ अंग या फिर संपूर्ण भाग की क्या होती है, इसमें छाप मिलती है। इन जीवाश्म में कार्बनिक भाग नहीं पाया जाता है। तो आप इस पे देख सकते हैं डायग्राम में कि एक स्टोन हमको दिखाई पड़ रहा है या फिर स्टोन या पत्थर दिखाई पड़ रहा है, जिसमें क्या है, लीफ नुमा एक संरचना दिखाई पड़ रही है। ये लीफ नुमा संरचना कैसे बनती है, तो इनका बनने का ये बनती है जब पत्तियां जो होती है अर्ध तरल या फिर सेमी लिक्विड मृदा पे क्या होती है, गिरती है, तब उस अर्ध तरल मृदा का धीरे धीरे चट्टान के रूप में परिवर्तन हो जाता है तथा पादप अंगों का विघटन हो जाता है। ऐसी स्थिति में पादप की छाप मात्र रह जाती है। छाप हमेशा गहरे रंग की स्थायी होती है, आंतरिक रचनाओं का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब है ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में बनती कैसे है, तो ये बनती है जब बहुत हजारों सालों पहले क्या होता है, हजारों साल पहले पत्तियां जो है वो क्या होती है, सेमी लिक्विड क्या होती है, सेमी लिक्विड मृदा पे गिरती है, और गिरने के बाद में वो जो सेमी लिक्विड जो मृदा है या सॉइल है वो कैसी होती है, साल दर साल वो सॉलिड होती जाती है और एक धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, चट्टान का रूप ले लेती है। ठीक है, चट्टान का रूप तो ले लेती है, लेकिन उसमें जो पत्तियां जो गिरी हुई थी, ठीक है, वो पादप अंगों का क्या हो जाता है, उसका विघटन हो जाता है। पादप की जो पत्ती जो थी उसके पत्तियां जो होती है वो विकसित हो जाती है, लेकिन जो उसकी छाप है वो मात्र क्या हो जाती है, उस पत्थर पे या उस मृदा पे क्या होती है, रह जाती है। ये छाप हमेशा कैसे होती है, गहरे रंग की होती है, जिसकी वजह से उनकी क्या होती है, पादपों का अंगों का विघटन हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी आंतरिक संरचनाओं का ज्ञान नहीं हो पाता है। सेकंड देखते हैं कंप्रेशन फॉसिल्स या फिर संपीड़ित जीवाश्म। पौधे या उसके किसी अंग के अवसादों में दबने से इस जीवाश्म का क्या होता है, निर्माण होता है। ऐसे जीवाश्म का पादप अंगों पर अत्यधिक दाब पड़ने के कारण बहुत ज़्यादा चपटे हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं। जब जीवाश्म प्रायः कार्बन परत के रूप में, ये जो जीवाश्म होते हैं प्रायः एक कार्बन परत के रूप में मिलते हैं। कंप्रेशन इज ओनली डिग्री ऑफ इम्प्रेशन। संपीड़ित जीवाश्म मुद्राश्म के केवल कुछ भाग है। इन जीवाश्मों के द्वारा जीवाश्म पादप की बाह्य आकारिकी का अध्ययन किया जा सकता है। इस जीवाश्म में आंतरिक संरचना प्रिजर्व नहीं होती है या परिलक्षित नहीं होती है। तो देखिए कंप्रेशन फॉसिल एक्चुअल में बनता कैसे है। कंप्रेशन फॉसिल ये भी कैसे बनते हैं, जब जीवाश्म का पादप जो होता है अत्यधिक दाब पड़ने की वजह से वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चपटे हो जाते हैं। ठीक है, आप एक लीफ को लेके या एक फ्लावर को लेके आप उसे क्या करते हैं, पत्थर पे क्या करते हैं, उसे बहुत ही ज़्यादा दबाव डालते हैं। दबाव डालने की वजह से वो क्या होते हैं,
उनके वो बहुत ही ज़्यादा चपटे हो जाते हैं, उनकी एक छाप क्या होती है उस पत्थर पे या किसी सतह पे क्या होती है, बन जाती है। और बनने के बाद क्या हो जाती है, जो पत्थर पत्तियाँ थी या फिर जो फ्लावर थे उनका जो पार्ट है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, चपटे हो जाते हैं। एक और जो कंप्रेशन फॉसिल है वो हमको किस फॉर्म में मिलते हैं, एक कार्बन की लेयर की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, संपीड़क संपीड़ जीवाश्म मुद्राश्म के केवल कुछ भाग ही होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि संपीड़ जो जीवाश्म होते हैं, ठीक है, वो मुद्राश्म के केवल एक थोड़े से पार्ट ही है। इन जीवाश्म को के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पादप की बाह्य जो आकारिकी है, मॉर्फोलॉजी है, उनका अध्ययन किया जा सकता है। इस जीवाश्म में आंतरिक संरचना जो होती है प्रिजर्व नहीं होती, इसमें भी क्या होती है, जो पादप की आंतरिक संरचना होती है, ठीक है, उनका अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इंक्रस्टेशन या फिर परिपटाश्म, इस प्रकार की जीवाश्म का निर्माण पौधों अथवा उनके अंगों के मिट्टी में या कीचड़ में दब जाने के कारण होता है। ठीक है, परिपटाश्म बनता कैसे है, पौधे या फिर मिट्टियों के पौधे या फिर पौधों के जो भाग है उनका मिट्टियों में दब जाने की वजह से, उनके सभी अंगों में मिट्टियों के भर जाने की वजह से क्या होता है, इस परपटाश में या फिर इंक्रस्टेशन का फॉर्मेशन होता है। कालांतर में कीचड़ के अंदर का पादप भाग सड़ जाता है तथा अंत में खोखली संरचना बन जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे ये क्या होने लग जाता है, डे बाय डे जो कालांतर यहाँ लिखा है, दिन पे दिन क्या होते हैं, कीचड़ कीचड़ के अंदर का भाग जो होता है वो सड़ जाता है और केवल एक खोखली संरचना ही क्या होती है, बन जाती है। परपटाश में एक खोखली संरचना कठोर चट्टान निर्माणकारी पदार्थों के जमाव से भर जाती है तथा पत्थर में वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। हमने अभी पहले ही पढ़ा कि क्या होते हैं, परपटाश में बनते कैसे हैं, जब किसी पादप या जब किसी पादप के अंगों में मिट्टी या फिर पत्थरों का उसके पादप शरीर के अंदर में अंदर जम जाने की वजह से वो क्या होते हैं, परपटाश में के फॉर्म में बन जाते हैं और उनके अंदर की जो भाग होते हैं, पादप के अंदर का जो भाग होता है वो मिट्टी की वजह से कैसे हो जाता है, सड़ जाता है। ठीक है, और बाहर का जो भाग है वो पत्थर के फॉर्म में बदल जाता है। इन जीवाश्मी पादप अंगों के बाहर कार्बोनेट जैसे खनिज यौगिकों के अवक्षेपण होते हैं तथा इन जीवाश्मों में पौधों की कार्बनिक पदार्थ नहीं मिलता है। ठीक है, ये जो परपटाश्म होते हैं इनके चारों तरफ में आप देख सकते हैं जीवाश्म के, इनके चारों तरफ क्या पाया जाता है, कार्बोनेट के भाग पाए जाते हैं और अंदर का भाग हम देख सकते हैं खोखला है। क्यों खोखला है, क्योंकि अंदर का जो पादप भाग होता है वो कैसा होता है, सड़ जाता है और अंत में केवल एक क्या बनती है, खोखली संरचना ही बन पाती है। ठीक है, इन पादप अंगों की बाहरी आकारिकी का ही अध्ययन किया जा सकता है। केवल हम बाहरी आकारिकी का ही अध्ययन कर सकते हैं क्योंकि हमने देखा कि इनकी अंदर की संरचना कैसी होती है, खोखली होती है। तो भाई केवल जो आउटर पार्ट्स में आपको दिखाई पड़ गए हैं उनकी ही संरचना का अध्ययन ही इसके द्वारा किया जा सकता है। आगे देखते हैं पेट्रिफिकेशन या फिर अश्मीभूताश्म। इस जीवाश्म में कार्बनिक ऊतक अकार्बनिक रूप में या पत्थर के रूप में बदल जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक टिश्यू इन टू स्टोन्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार के जो जीवाश्म होते हैं, ठीक है, उसका जो भाग होता है ये कैसा होता है, पत्थर की फॉर्म में। ठीक है, पत्थर के जैसा क्या हो जाता है, पत्थर की फॉर्म में बदल जाता है। ऐसे जीवाश्मों का निर्माण लगभग 20 प्रकार के खनिज पदार्थों जैसे कि सल्फ कार्बोनेट, सल्फेट, सिलिकेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा के अंतः स्पंदन इनफिल्ट्रेशन के द्वारा क्या होता है। पेट्रिफिकेशन जो फॉसिल है, इस टाइप की फॉसिल कैसी बनती है, 20 प्रकार के जो खनिज लवण होते हैं, पदार्थ होते हैं जैसे कि कार्बोनेट, सल्फेट, सिलिकेट एंड फॉस्फेट की, और इसके अलावा बाकी अदर जो केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से अंदर की जो सतह होती है वो कैसी हो जाती है, पत्थर के रूप में बदल जाती है। ठीक है, जिसमें कार्बनिक ऊतक और अकार्बनिक ऊतक का रूप जो होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, पत्थर के रूप में
अंदर वाला जो पार्ट है वो किस में चेंज हो जाता है, पत्थर के फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसको आप यहाँ पे वाइट कलर से दिखाई आपको पड़ गया, ये क्या हो गया, पत्थर के फॉर्म में चेंज हो गया है। जीवाश्म पौधे सिलिकेट, सल्फेट, फॉस्फेट आदि के लवणों के विलयन को अवशोषित करते हैं। इन पदार्थों के अवक्षेपण के कारण सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, लोहे सल्फाइड जैसे पदार्थ ऊतकों में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक है, हमने अभी देखा कि उनके ऊतक में क्या हो जाते हैं, सिलिकेट सल्फेट फास्फेट, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, लोहे के सल्फाइड्स, ये सभी क्या हो जाते हैं, उनके टिश्यू में जमा हो जाते हैं। इनमें अधिकांश कार्बनिक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मूल कोशिका भित्ति जो होती है वो शेष भित्ति पदार्थ शेष रह जाती है। इनका जो पादप होते हैं उनका कार्बनिक पदार्थ क्या होता है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो मूल जो कोशिका भित्ति है, ठीक है, जो बाहर की जो संरचना होती है केवल वही क्या हो जाती है, शेष बच जाती है। इस प्रकार संपूर्ण संरचना कैसी हो जाती है, पथरीली बन जाती है, एक स्टोन लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसमें फॉर्म हो जाता है। इन जीवाश्म में सेलुलोज एंड लिग्निन भी पाया जाता है। ठीक है, इनमें पादप की बाहरी आकार की एवं आंतरिक संरचना का भी अध्ययन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सेलुलोज एंड लिग्निन दोनों ही पाया जाता है। अभी तक हमने जितने भी फॉसिल देखे उसमें क्या होता है, हम आंतरिक संरचना का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, लेकिन पेट्रिफिकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल पार्ट की भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोल बॉल्स। ये अनियमित गोलाकार गेंद के जैसे अश्मीभूत पादप अंग है। ठीक है, ये कोयले में पाए जाते हैं, अतः इनका नाम कोल बॉल्स पड़ा है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अनियमित गोलाकार गेंद के समान दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और इनके बीच बीच में क्या होता है, पादप के जो भाग होते हैं, जो जीवाश्म होते हैं, वो कोयले के ऊपर पाए जाते हैं या कोयले के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम ही क्या है, कोल बॉल्स पड़ा है। ठीक है, कोल बॉल्स ज़्यादातर लोकेलाइज्ड क्षेत्रों में मिलते हैं। लोकेलाइज्ड क्षेत्र कहने का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कोयले का उत्पादन या कोयले क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निकलते हैं, कोयले का उत्पादन होता है, वहाँ पे कोल बॉल्स मिलते हैं। इनमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट मिलते हैं तथा कभी कभी आयरन सल्फाइड भी इसमें पाया जाता है। पादप की आंतरिक एवं बाह्य आकृति का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, कोल बॉल्स में पाए जाने वाले जो पादप होते हैं उनकी बाह्य संरचना, आउटर स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों का ही हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अब ममीफाइड, जैसे कि आपने सुना ही हुआ है, ममीफाइड या फिर ममी जो होता है, जैसे पहले ज़माने के जो लोग मिस्र के लोग होते थे वो डेड बॉडीज़ को कैसे करते थे, केमिकल्स में लपेट के पिरामिड के अंदर क्या करते थे, सेफ रखते थे ताकि उनकी जो बॉडी है वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो वैसा ही कुछ पादप अंग जैसे चर्मिल पत्तियाँ तथा कठोर फल बीज ममीकृत रूप में परिलक्षित पाए जाते हैं। इन जीवाश्म में रसायन अंतः स्पंदन द्वारा प्रवेश करते हैं। यह जीवाश्म पादप या पादप अंग के परस्पर दबाव से बनते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्टेशन जिसको कहते हैं। ऐसे कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने अभी बताया कि पहले के ज़माने में मिस्र के लोग जो होते हैं वो डेड बॉडी को क्या करते हैं, केमिकल के थ्रू क्या करते हैं, पहले उनका लेप लगाते हैं डेड बॉडी में और उसके बाद उसे पिरामिड के अंदर सेफ रखते हैं। लेकिन पत्तियों के साथ ऐसा नहीं होता। पत्तियाँ क्या होती है, पत्तियाँ पादप के जैसे कुछ अंग है, पत्तियाँ हैं, फल वाले भाग है, उनके बीच वाले भाग है, वो कैसे हो जाते हैं, खुद ब खुद जो जीवाश्म में पाए जाने वाले जो रसायन होते हैं, जो केमिकल होते हैं, उनके सेल्स में क्या हो जाते हैं, उनकी पत्तियों के सेल्स के ऊपर एक उनका लेयर लग जाता है। ठीक है, एक उनका लेयर लग जाता है। यह जीवाश्म पादप या फिर पादप अंगों के परस्पर दबाव से बनते हैं। ठीक है, और वो कैसे होते हैं, जैसे पिरामिड पे क्या किया जाता है, पिरामिड के अंदर बॉडीज़ को रखा जाता है, वैसे ही यहाँ पे लीफ के ऊपर क्या हो जाती है, खुद ब खुद बहुत ही सालों बाद या साल दर साल बाद या इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होता जाता है, लीफ क्या होती जाती है, मिट्टियों पे या फिर चट्टानों के नीचे क्या होती है, दबती जाती है, और इनके दबने से जो जीवाश्म, जिस प्रकार के जीवाश्म का फॉर्मेशन होता है उसे ममीफाइड जीवाश्म या फिर ममीकृत जीवाश्म कहते हैं। अगला है अंबर। ठीक है, इस प्रकार के जो जीवाश्म होते हैं वो
शंकुधारी वृक्ष या फिर जिम्नोस्पर्म के रेजिन हम्बर कहलाता है। ठीक है, ये मेनली जो होता है वो जिम्नो अभी तक जो देखने को मिला है इस प्रकार का फॉसिल वो जिम्नोस्पर्म के फॉसिल्स में देखने को मिला है। यह पौधों की क्षतिग्रस्त भागों से निकलकर जमीन पर एकत्रित हो जाता था। इस बिखरे रेजिन में कई छोटे पौधे व जीव परिलक्षित हो गए। रेजिन जो होता है वो प्लांट के द्वारा सिक्रीट होने वाला, स्रावित होने वाला एक केमिकल सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट के द्वारा सिक्रीट हुआ तो जिम्नोस्पर्म का रेजिन हम्बर कहलाता है। यह पौधों की क्षतिग्रस्त भागों से, देखिए यह पौधों के कैसे भागों से निकल जाता है, जो क्षतिग्रस्त भाग होते हैं वहां से निकलकर जमीन पे क्या हो गया, एकत्र हो जाता था। और इसमें पौधे या फिर छोटे जो जीव होते थे, ठीक है, वो उसमें क्या हो जाते थे, आके पौधे या फिर कोई भी छोटे जीव जो है वो आके इसमें चिपक जाते थे, जिससे इस प्रकार के जीवाश्म क्या हो गए, बन गए। अब ये किसके थ्रू बने, रेजिन के थ्रू बने। और रेजिन निकलता किससे है, पेड़ पौधों से निकलता है। ठीक है, आगे देखते हैं शूडो फॉसिल या फिर कूट जीवाश्म। वह चट्टान जो पादप या प्राणी के जैसे नजर आता है अथवा जिनसे जीवाश्म होने का भ्रम हो जाता है, कूट जीवाश्म कहलाता है। ठीक है, यह जीवाश्म नहीं होते अपितु इनके जीवाश्म होने का आभास होता है। शूडो जीवाश्म या फिर कूट जीवाश्म उसे कहते हैं जिस पर उसे कहते हैं किसी चट्टान पे हमें कैसा, कभी कभी कैसा प्रतीत होता है कि उसकी जो संरचना है या उसके अंदर जो उसकी उसकी जो संरचना है वो किसके जैसी, या तो किसी जानवर की जैसे, या किसी पेड़ पौधों की भागों के जैसे उनकी संरचना क्या होती है, दिखाई देती है। जैसे कि आप इस चट्टान पे देख सकते हैं, इसकी संरचना पेड़ की पत्तियों के जैसे और लीफ के फॉर्म में, ये क्या होगी, छोटी छोटी लीफ के फॉर्म में यहाँ पे आपको दिखाई पड़ने का आभास हमको होता है। लेकिन ये एक्चुअल में ये इनकी जो संरचना होती है वो नहीं है, केवल क्या होता है, हमको ऐसा आभास होता है, लेकिन ये जीवाश्म नहीं होते हैं। ठीक है, ये केवल कैसे होते हैं, ये जीवाश्म नहीं होते अपितु उनके जीवाश्म होने का केवल हमको आभास होता है। उसे ही क्या कहा जाता है, शूडो फॉसिल या फिर कूट जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए यहीं तक। आई होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।